हे देयर। तो इस वीडियो में समझने जा रहे हैं कोबाल्ट एमीन्स की एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ वर्नर थ्योरी, कि वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग कैसे हम कोबाल्ट के अमीन्स को समझ सकते हैं। तो लेट्स हेड इनटू इट। नंबर 1, कोबाल्ट विद 3 क्लोरो 6 अमीन, मतलब कुल मिलाकर हमारे पास एक कोबाल्ट हमारा सेंट्रल मेटल आयन है, उसके साथ में 3 क्लोरीन लगे हैं और 6 NH3 मतलब अमोनिया ग्रुप्स लगे हैं, जहां कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जिन्हें अमीन कहा जाता है। कोबाल्ट हैज द प्राइमरी वैलेंसी, सबसे पहले प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी का कंसेप्ट वर्नर थ्योरी में दिया गया था, जिसके बारे में मैंने पोस्टुलेट्स की वीडियो भी बनाई है। डू चेक इट आउट इफ यू डोंट हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। ओके, तो कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी वैसे मैं बता दूं तो प्राइमरी वैलेंसी वही वैलेंसी होती है जो हम स्टार्टिंग से वैलेंसीज निकालते आए हैं कंपाउंड्स की, एंड वही जो ऑक्सीडेशन स्टेट हम फाइंड आउट करते हैं। तो कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी होती है 3 एंड कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी होती है 6। और ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है इसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ही नहीं पता तो वो भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, अदरवाइज तो समझा ही देती हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल आयन, तो वो होता है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ कहता है कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज 6, whereas oxidation state of cobalt is 3। अब वर्नर थ्योरी का पोस्टुलेट कहता है कि हर एक मेटल आयन या एटम अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर, दैट इज प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, दोनों को सेटिस्फाई करना चाहता है। देखो, सेटिस्फेक्शन ऑफ द वैलेंसीज का कंसेप्ट हम 9th 10th में सीखते हैं, जब हम देखते हैं कि कार्बन के साथ में 4 बॉन्ड क्यों बनते हैं, राइट? वही कंसेप्ट है कि ये 2 वैलेंसीज को सेटिस्फाई करना चाहता है कौन? हमारा सेंट्रल मेटल आयन, जो इस केस में कोबाल्ट है। तो एज अ कन्वेंशन सेकेंडरी वैलेंसीज आर रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइन। कहते हैं जो कोऑर्डिनेशन नंबर है इसे हम सॉलिड लाइंस के साथ शो करते हैं, एंड जो हमारा प्राइमरी वैलेंसी मतलब जो सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट को फिलअप करने के लिए है उन्हें हम डॉटेड लाइन से करते हैं। लिगेंड्स जो लगे होंगे डायरेक्टली, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर रेफर्स टू द लिगेंड्स ओनली ना, तो लिगेंड्स को हम डायरेक्ट एक डार्क लाइन सॉलिड लाइन के साथ बनाएंगे, एंड जो रेस्ट होंगे उनको हम डॉटेड लाइन के साथ बनाएंगे। इन द कम्प्लेक्स ऑल द 6 सेकेंडरी वैलेंसीज आर ऑक्यूपाइड बाय 6 NH3 मॉलिक्यूल। कहता कॉम्प्लेक्स में जितनी भी 6 की 6 वैलेंसीज हैं उन्हें 6 NH3 ग्रुप लगा देंगे। देखो दिखे रहे यहाँ पे NH3 ग्रुप्स। सबसे पहले ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई करने में हेल्प करे। सेकेंडरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय दिस 6 NH3 ग्रुप्स। ओके, द Cl नेगेटिव आयंस आर बॉन्डेड टू कोबाल्ट बाय 3 प्राइमरी वैलेंसीज। तो कहते हैं और जो हमारे क्लोरीन है, ये तो 3 क्लोरीन थे, ये 3 प्राइमरी वैलेंसीज को सेटिस्फाई करते हैं। देखो बड़े आराम से 6 NH3 ग्रुप्स जो है हमारे सेटिस्फाई कर देते हैं सेकेंडरी वैलेंसी को, और 3 Cl जो ग्रुप है हमारे वो सेटिस्फाई करते हैं प्राइमरी वैलेंसी को। तो दीज क्लोराइड आयन आर आयनाइजेबल। तो कहते हैं क्लोराइड आयन जो है आयनाइजेबल भी होते हैं, मतलब इस कम्प्लेक्स को अगर हम आयनाइज कराना चाहें तो ये Cl जो 3 क्लोरीन के रूप में बाहर निकल जाएंगे, बाकी सब इकट्ठे रह जाएगा सामान, मतलब बाकी सब जो है वो क्लोरीन। ओके, सबसे पहले तो एक चीज समझनी जरूरी है कि जितने भी ऑक्सीडेशन स्टेट को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब जो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं, वो आयनाइजेबल होते हैं। दिस पॉइंट वाज आल्सो कवर्ड इन द पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर थ्योरी एज वेल। तो आयनाइजेबल होते हैं, जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट को सेटिस्फाई करते हैं दोज आर आयनाइजेबल, और जो सेटिस्फाई करते हैं हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर को दे आर नॉट आयनाइजेबल। तो यहाँ पे जो Cl ग्रुप है, क्योंकि वो हमारे ऑक्सीडेशन स्टेट को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो आयनाइज हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, जैसे इस केस में दिखाया भी है। ओके, the central metal ion and the neutral molecule or ligands satisfying secondary valencies are written in the square bracket। कहता है एक हमारा सेंट्रल मेटल आयन, उसके अलावा जो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर के लिंकअप में लगे, मतलब जो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो सब के सब एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। इसके अलावा जो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे अनायंस होते हैं उन्हें हम लेफ्ट में लिखते हैं, और अगर कोई प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने वाला कटायन है तो उसको हम राइट में मैंने एकदम उल्टा बोल दिया। अगर हम किसी की प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने वाला कोई अनायन है, मतलब नेगेटिवली चार्ज है, तो उसको हम राइट में लिखेंगे, और अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज है तो उसको हम
लेफ्ट में लिखते हैं। ओके, जैसे अगर यहाँ पे एक हमारे पास पोटेशियम होता तो के बाहर यहाँ लिखा जाता। तो देखो ये कंसेप्ट है कि कैसा कोई चीज कैसे लिखी जाती है। तो सबसे पहले जो इनकी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करें, जो लिगेंड्स की तरह लगे हैं उन्हें अंदर, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, एंड फिर कैटायन एंड एनायन जो बच गए उसकी प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे होंगे उन्हें हम बाहर लिखते हैं। The primary valencies are ionizable. Therefore, all the chloride ion would get precipitated on the addition of silver nitrate. तो कहते हैं जो प्राइमरी वैलेंसी क्योंकि वो आयनाइजेबल होती है तो इसलिए 3 क्लोराइड आयन्स हैं ये बाहर निकल जाएंगे और पीपीटीज बन जाएंगे, और बाकी जो हमारा कॉम्प्लेक्स है जो विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट लिखा है वो बिल्कुल भी हिलेगा नहीं, वो एज इट इज रहेगा। दैट आर स्ट्रांगली बाउंडेड वन। ओके, इसके अलावा पहले इसकी एक डायग्राम जरूर देखते हैं। देखो हमारे पास एक कोबाल्ट है, 1 2 3 4 5 6 NH3 इसके साथ सॉलिड लाइन के साथ लगे हैं, एंड बाकी यहाँ पे 3 हमारे पास क्लोरीन लगे हैं डॉटेड लाइन के साथ। अगला केस में हमारे पास एक NH3 का नंबर कम कर दिया हमने, तो सोचो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 थी, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर तो सेटिस्फाई नहीं ना हो पा रहा, तो इसलिए 5 NH3 ग्रुप, इसमें जो 5 NH3 ग्रुप है उसके साथ वो तो लिगेंड होंगे ही, उसके साथ एक क्लोरीन और एज ए लिगेंड एक्ट करेगा, तो टोटल ऑफ 6 लिगेंड्स हो जाएंगे, 5 NH3 1 Cl। तो ये कंसेप्ट यहाँ पढ़ते हैं। इन दिस कंपाउंड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट रिमेन 6। कहते कोऑर्डिनेशन तो नंबर तो नहीं बदलता है, वो तो फिक्स ही रहना है, बट नाउ 5 पोजीशन आर ऑक्यूपाइड बाय NH3 एंड द 6th इज ऑक्यूपाइड बाय क्लोराइड आयन। दिस क्लोराइड आयन हैज अ डुअल कैरेक्टर एज इट सेटिस्फाई, देखो प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करना है, सेकेंडरी के लिए तो समझ आ गया, 5 ये ले लो, 6 एक क्लोरीन ले लिया, लेकिन जो बचे 2 क्लोरीन है क्या वो हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, क्या वो हमारे प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं? नहीं, हमें प्राइमरी वैलेंसी 3 ही चाहिए। तो ये क्लोरीन में ऐसा एक क्लोरीन होगा, 3 क्लोरीन है ना, इनमें से 2 क्लोरीन तो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे, बल्कि एक क्लोरीन ऐसा होगा जो प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसीज को सेटिस्फाई कराएगा, एंड दैट इज द किंग ओवर हियर। अब यहाँ पे इसको डायग्राम में समझते हैं। 1 2 3 4 5 NH3 ग्रुप लगे हैं, एक सॉलिड लाइन के साथ क्लोरीन लगा है, एंड देन 1 2 3 डॉटेड लाइन के साथ क्लोरीन लगा है। तो एक क्लोरीन देखो कोबाल्ट के साथ में डैश्ड या कह लो डॉटेड एज वेल एज सॉलिड लाइन के साथ अटैच्ड है, तो ये वाला क्लोरीन जो है ये सेटिस्फाई कर रहा है प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी को। ओके, तो इसकी फिगर में थोड़ा चेंजेस आए हैं, ऑब्वियसली आए हैं। पहले 6 7 8 9 पोजीशंस ऑक्यूपाइड थी और अब 8 पोजीशन ऑक्यूपाइड है। इसके अलावा आयनाइजेबल की अगर हम बात करें तो अब जो क्लोरीन एज ए लिगेंड एक्ट कर रहा है वो अंदर होगा, मतलब एक सॉलिड लाइन के साथ जो जॉइंट है वो क्लोरीन अंदर होगा, बाकी 2 क्लोरीन बाहर होंगे। एंड मैंने बताया जब भी आयनाइजेशन करानी है तो ये स्क्वायर ब्रैकेट को कुछ नहीं छेड़ना, ये आयनाइजेबल नहीं है, बाकी जो 2 बच गए बाहर वो आयनाइजेबल हैं, तो 2 क्लोरीन निकलेंगे और बाकी नहीं निकलेंगे। एंड इसके अलावा हमारे पास 2 केसेस और है। अगले केस में हमारे पास एक NH3 ग्रुप और कम है, तो ये केस समझना तो अब आसान हो गया। 4 NH3 + 2 Cl, ये सारे के सारे अंदर लिखा जाएगा। NH3 4 लगेंगे, ये 6 क्यों लिखा है इस पे, NH3 4 ही लगेंगे यहाँ पे, एंड 2 Cl लगेंगे अंदर और 1 Cl बाहर रहेगा। अब इसके अंदर ये सोचो कि प्राइमरी वैलेंसी को कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा है, तीनों की तीनों क्लोरीन प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, बल्कि 2 क्लोरीन ऐसे होंगे जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों को सेटिस्फाई करेंगे, तो इस केस में सिर्फ 1 क्लोरीन प्रेसिपिटेट होगा। नेक्स्ट केस में हमारे पास सिर्फ 3 NH3 ग्रुप है और 3 क्लोरीन लगी है, तो इसमें ये तीनों क्लोरीन तीनों NH3 ग्रुप्स के साथ में अंदर हमारा काम करवाएंगे, मतलब ये सबके सब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जाएंगे, सभी इसके कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग, मतलब इसकी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट में लेके जाएंगे। बाहर देखो, बाहर अब एक भी क्लोरीन नहीं बचा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई करने के बाद एक भी क्लोरीन नहीं बचा। हालांकि ये तीनों क्लोरीन अब प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन बाहर कोई क्लोरीन नहीं है, दैट मीन्स कोई ऐसा क्लोरीन नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करवा रहा था, इसलिए आयनाइजेबल नहीं है। अब ये दोनों की स्ट्रक्चर्स देखो, ये है 4 NH3 के लिए, ये है 3 NH3 के लिए। इसमें देखो एक क्लोरीन है जो सिर्फ और सिर्फ डॉटेड है, तो वो आयनाइजेबल होगा। इसमें एक भी ऐसा क्लोरीन नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ डॉटेड लाइन के साथ है, वो डैश्ड एंड डॉटेड दोनों लाइन, सॉरी
डैश्ड एंड सॉलिड दोनों लाइन के साथ ज्वाइंट है, तो इस केस में आयनाइजेबल नहीं होगा, कोई क्लोरीन नहीं निकल के आएगा। तो ये हमारे कोबाल्ट अमीन्स की एक्सप्लेनेशन है, और कोबाल्ट की 4 तरह की अमीन्स यहाँ पे पॉसिबल है, और वो चारों अमीन्स हमने कंसिडर की है। इसी के साथ एक टॉपिक और करना जरूरी है, दैट इज एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन फॉर वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, एंड इसमें भी इसी पॉइंट पर बेस्ड हम पॉइंट करेंगे, दैट इज प्रेसिपिटेशन डेटा। तो आ जाता है बहुत बार क्वेश्चन कि एक्सप्लेन या एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई द वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, एंड ये यहाँ पे हम कंसेप्ट लिख कर आएंगे। ये कंसेप्ट अभी हम समझ कर आए तो हमारा करना ये कंसेप्ट को आसान रहेगा। देखो, द नंबर ऑफ द आयन्स फर्निश्ड बाय कॉम्प्लेक्स इन अ सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड बाय द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कहते कितने आयन्स बाहर निकलते। देखो मैंने यहाँ बोला इस केस में हमारे पास 3 आयन बाहर निकलते हैं, इस केस में मैंने बोला 2 निकलते हैं, इस केस में 1 निकलता है, इस केस में कोई आयन नहीं निकलता। कहते हैं इसको हम एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे, चलो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ क्लोरीन I should say chloride ions in a solution of various amines of cobalt can be determined by the treatment with silver nitrate। सिल्वर नाइट्रेट होता है AgNO3। कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ हम इसको मिक्सअप करेंगे एंड इसके रिएक्शन से हमें पता चल सकता है कितने क्लोराइड बाहर निकल रहे हैं। फ्रॉम द अमाउंट ऑफ द वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl फॉर्म्ड बाय पर मोल ऑफ द कंपाउंड। अब देखो करेंगे क्या। सबसे पहले हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स अवेलेबल है उसको लेंगे, उसमें AgNO3 ऐड करेंगे, जिसके कारण AgCl बनेंगे। AgCl, तो जितने भी क्लोराइड जो है आयनाइजेबल होंगे वो हमारे Ag के साथ ज्वाइन होते जाएंगे। तो पहले केस में तो मैंने बोला 3 क्लोराइड अवेलेबल होते हैं, तो इसलिए AgCl बना। फिर नेक्स्ट केस में AgCl बनेगा 2 क्लोरीन के साथ, और फिर अगले केस में हमारे पास AgCl बनेगा 1 क्लोरीन के साथ, और जो लास्ट केस है उसमें एक भी Cl नेगेटिव नहीं था, इसलिए एक भी AgCl मॉलिक्यूल नहीं बन पाएगा। तो इसको हम चेकआउट करते हैं। देखो, for example, when the compound this is treated with excess of AgNO3, all the 3 Cl negative ion are precipitated, whereas when the compound this is treated with excess AgNO3, only 2 are precipitated। कहता है उस केस में 3 के 3 क्लोरीन हाथ में आते हैं, इसमें सिर्फ 2 हमारे पास प्रेसिपिटेट किए जाते हैं AgCl के साथ की फॉर्म में। दिस मीन्स दैट द कंपाउंड दिस हैज 3 आयनाइजेबल क्लोराइड, वेयर एज दिस हैज ओनली 2 आयनाइजेबल क्लोराइड। तो इसका भी पॉइंट क्लियर हो गया, इसका भी पॉइंट क्लियर हो गया। तो सिंपल सी बात यह है कि जब हमने इसमें AgNO3 डाला तो जिस पहले केस में हमें 3 क्लोराइड आयंस मिले, जो इस बात का प्रूफ है कि इसमें 3 क्लोरीन आयन ही निकलते हैं। सेकेंड केस में क्योंकि AgCl हमारा पर मोल हम देख पा रहे हैं उसकी पीपीटी जो कंपैरेटिवली कम है, तो वो बताती है हमें 2 Cl नेगेटिव निकले। द ऑब्जर्वेशन सपोर्टेड द वर्नर्स फॉर्मुलेशन ऑफ द कंपाउंड ऑल्सो। तो उसने भी यही बताया था कि 3 Cl बाहर होंगे, इसमें 2 क्लोरीन बाहर निकले जाएंगे, तो वही सेम टू सेम। सिमिलरली द नंबर ऑफ क्लोराइड प्रेसिपिटेटेड इन द केस ऑफ COCl3.4NH3 and COCl3.3NH3 have been found to be 1 and none। तो मैंने बताया एक केस में 1 आएगा और लास्ट केस में 1 भी नहीं आएगा, AgCl बनेगा ही नहीं, बिकॉज प्रेसिपिटेट नहीं हो रहा, मतलब कह लो आयनाइज नहीं होता। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कंफर्म करता है हमारे आयनाइजेशन को कि यहाँ पे 3 आयनाइजेबल, ये कंपाउंड में 3 क्लोरीन आयनाइजेबल है, दूसरे में 2, फिर 1 और फिर 1 भी नहीं। तो दिस इज द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन फॉर वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी।